ट्वेल्थ इंग्लिश मीडियम आपका सेकंड चैप्टर ख़त्म हो गया है। आज हम उसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं सारे फॉर्मूलाज के बारे में ना। तो आपको एक आदत डालनी है कि जैसे ही चैप्टर ख़त्म हो तो आपके पास एक शीट हो जिसमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए, तो एग्जाम के पहले आप उसको क्विक रिवाइज कर सके। तो सबसे पहले हमने देखा था कि पोटेंशियल डिफरेंस आया था तो वर्क अपॉन चार्ज है ना, तो उसको लिखा गया था VAB इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू वर्क अपॉन चार्ज, और उसका यूनिट आया था आपका जूल पर कूलम, और जूल को हम लिखते हैं न्यूटन इंटू मीटर पर कूलम, ऐसा दूसरा भी यूनिट आया था। और इसको हमने एक नया नाम दिया था वोल्ट, है ना, यूनिट साइंटिस्ट के नाम के हिसाब से। तो इतने सारे यूनिट्स हैं। MCQ में इसको पूछे जा चुके हैं ऐसे कि 3-4 ऐसे ऑप्शन होंगे, उसमें से बताएंगे कि कौन सा नहीं है या फिर 4 में से कौन सा आंसर आपका सही है यूनिट, है ना। तो सेकंड हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जिसका आंसर आया था KQ/R²। यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है आपका KQ/R। तो आप ऐसा कह सकते हैं कि V इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, मतलब जैसे R की दूरी बढ़ेगी वैसे ही आपका पोटेंशियल कम होगा, है ना। इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन आ रहा है यहाँ पर आपका। फिर उसके बाद थर्ड देखते हैं आपका। तो थर्ड में आपने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल, डाइपोल की वजह से हमने पोटेंशियल निकाला था। फर्स्ट चैप्टर में हमने डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। अब इसका जनरल फॉर्मूला क्या आया था आपके लिए? तो आया था KP cos θ/R², ऐसा फॉर्मूला आया था ना। वो जनरल पॉइंट पर फॉर्मूला था, मतलब वो एक्सेल पॉइंट पर भी नहीं है और इक्वेटोरियल लाइन पर भी नहीं है, तो दोनों के बीच में कहीं पर हो तो आपका KP cos θ/R² फॉर्मूला आता था। अगर मान लो कि एक्सेल पॉइंट पर है तो एक्सेल पॉइंट पर थीटा की वैल्यू आपको पता है 0 या फिर 180 डिग्री, तो जैसे ही आप यहाँ पर रखोगे तो वैल्यू आएगी आपकी V इज इक्वल टू प्लस और माइनस KP/R², एक बार प्लस और एक बार माइनस आएगी। उसके बाद इक्वेटोरियल पॉइंट पर रखोगे तो cos 90 हो जाएगा, और cos 90 मतलब पूरा टर्म आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पर 0 हो जाएगा। उसके बाद हमने देखा था कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ग्रुप ऑफ n पॉइंट चार्ज, है ना। अगर मान लो कि आपने ये वाला जो फॉर्मूला है KQ/R वो एक ही पॉइंट की वजह से निकाला है, ऐसे बहुत सारे पॉइंट है आपके, बहुत सारे पॉइंट चार्जेस है आपके पास, है ना। तो उन सब की वजह से किसी भी एक जनरल पॉइंट पर आपको निकालना है, तो क्या किया जाएगा, सभी का समीशन, क्योंकि पोटेंशियल आपकी कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है ना, तो उसको वेक्टर के तरीके से नहीं जोड़ा जाएगा, तो स्केलर एडिशन किया जाएगा उसका। तो V इज इक्वल टू लिखा जाएगा KQ1/R1, फिर KQ2/R2, वैसे ही n तक, तो फिर K कॉमन निकाल दो और जनरल फॉर्मूला आ गया आपका K सिग्मा I इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक QI/RI। इसको कहा जाता है सुपरपोजिशन थियरम, है ना। सबको ऐड करने का मतलब वो आपका आता है सुपरपोजिशन थियरम में। उसके बाद हमने देखा था रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, जिसका फॉर्मूला आया था E इज इक्वल टू माइनस dV/dr। उसके बाद हमने x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का तरीका दिखा था पार्शियल डिफरेंशिएशन मेथड से। उसके बाद हमने देखा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ऐसी होती है कि जहां पर जो सरफेस के ऊपर सभी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल आपका क्या होना चाहिए, सेम, और उस सरफेस पर किसी भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरी जगह पर ले जाए आप, तो वर्क डन आपका क्या हो रहा था, 0, क्योंकि आपका पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V इज इक्वल टू वहां पर क्या हो रहा था, 0 हो रहा था। उसको एक प्रॉपर्टी हमने देखी थी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, है ना। ऐसी 3-4 प्रॉपर्टी मैंने आपको लिखवाई थी, वो आपको याद करना है एग्जाम के लिए। उसके बाद हमने देखा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला आया था U इज इक्वल टू KQ1Q2/R, है ना। इसका डेरिवेशन किया था, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको फॉर्मूला याद रखना है यहाँ पर। उसके बाद हमने 2 चार्ज सिस्टम, ये जो वाला फॉर्मूला है आपका 2 चार्ज सिस्टम। उसके बाद हमने 3 चार्ज सिस्टम पढ़ा था, 3 चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जैसे ही आप 3 चार्ज लाओगे, जैसे मान लो यहाँ Q1 है, QT और तीसरा चार्ज लेकर आ रहे हैं Q3, तो Q3 को Q1 और Q2 दोनों के अगेंस्ट वर्क करना पड़ेगा, तो उस हिसाब से हमने फॉर्मूला बनाया था, थियरी में आप देखना। उसके बाद हमने देखा था पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ डाइपोल, तो उसका जनरल फॉर्मूला आया था U इज इक्वल टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। उसके हिसाब से हमने स्पेशल केस को स्टडी किया था। स्पेशल केस में क्या था कि अगर मान लो कि सबसे पहले आपकी डाइपोल परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड हो, मतलब θ1 आपने क्या माना था 90, और परपेंडिकुलर से आप किसी भी एंगल पर घुमा रहे हैं थीटा पर, है ना, तो आपका θ1 हो जाएगा 90, तो cos 90 आपका कितना हो गया 0, और माइनस θt को मैंने क्या लिखा था, जनरल पॉइंट, जनरल कोई भी एंगल घुमाना है तो वहां पर लिखा था थीटा, तो आपका फॉर्मूला आएगा U इज इक्वल टू माइनस PE cos θ, और cos θ है तो आप सबको पता है कि डॉट प्रोडक्ट होता है, तो माइनस P.E हो जाएगा वहां पर। उसके बाद हमने पढ़ा था कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टीज। उसके बाद कंडक्टर और इंसुलेटर की प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा मैं आपको बता दूं कि कंडक्टर और इंसुलेटर, कंडक्टर आप जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो कोई भी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने ऐसे कंडक्टर रख दिया तो उसके अंदर भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाती है, लेकिन इंसुलेटर में ऐसा होता नहीं है, वो हमने डाइलेक्ट्रिक वाले कॉन्सेप्ट में डिस्कस किया हुआ था। उसके बाद हमने देखा कि कैपेसिटेंस के बारे में आ गए थे। कैपेसिटेंस होता है Q/V, Q इज इक्वल टू CV आपका फॉर्मूला।
उसमें उसके बाद उसके यूनिट के बारे में डिस्कस कर ले। उसका यूनिट आता फेराडे के नाम से फेराड बना था, लेकिन वो बहुत बड़ा यूनिट था, इसलिए हमने माइक्रो फेराड, नैनो फेराड, पिको फेराड हम कैपेसिटर की वैल्यू लेते हैं। फिर आया था स्पेरिकल कंडक्टर। स्पेरिकल कंडक्टर की वैल्यू आई थी C इज इक्वल टू 4πε0 इंटू R, है ना। तो C जो है आपका रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है, जितनी बड़ी रेडियस उतना उसका चार्ज होल्ड करने की क्षमता होगी। उसके बाद हमने देखा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, तो C इज इक्वल टू ε0T/d। उसमें A जो है आपका एरिया ऑफ प्लेट है और D इज द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट्स। उसके बाद हमने सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन देखा था। सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें आया था फॉर्मूला 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 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 n तक, है ना। अगर मान लो कि C सभी सेम हो तो आपका फॉर्मूला आया था C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C/n। वैसे ही हमने पढ़ा था पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3 Cn तक, तो उसका C इक्विवेलेंट आया था आपका C इंटू n, वेर n इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर। उसके बाद हमने देखा था कि दोनों का रेशियो निकाल के एक न्यूमेरिकल भी मैंने आपको बताया था। उसके बाद आपने नेक्स्ट थियरी पढ़ी थी एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, है ना। इसका डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया था बोर्ड के लिए। तो उसका जो फॉर्मूला आया था आपका हाफ CV² इज इक्वल टू, दूसरा आपने दो फॉर्म में अलग कन्वर्ट किया था, Q²/2C और 1/2 Q इंटू V, है ना। एक बार यहाँ पर आपको जो मेन फॉर्मूला डेरिवेशन किया था आपने, यह आया था Q²/2C, उसमें एक बार आपने Q की वैल्यू रखी, उसके बाद C की वैल्यू रखी, तो दोनों को अलग अलग दूसरे फॉर्म मिल गए। उसके बाद उसी में हमने आगे देखा था कि एनर्जी डेंसिटी, तो एनर्जी डेंसिटी क्या होती है, एनर्जी पर वॉल्यूम होता है ना। तो एनर्जी पर जैसे वॉल्यूम हमने निकाला तो एनर्जी डेंसिटी आपकी आई थी 1/2 ε0 E²। ये जो वाली डेंसिटी आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है। वैसे ही हम आगे वाले चैप्टर में मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी भी पढ़ेंगे। उसके बाद हमने देखा कि दो कैपेसिटर को मिला देने पर, है ना, एक चार्ज है दूसरा अलग जगह से चार्ज करके लाए, तो दोनों में डिफरेंस आता है एनर्जी का, इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में। तो आपकी जो इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी में डिफरेंस आता है वो कहाँ जाता है, तो अकॉर्डिंग टू एनर्जी कंजर्वेशन आपकी एनर्जी तो कंजर्व रहनी चाहिए, लेकिन वो एनर्जी आपकी लॉस हो जाती है। वो किसके फॉर्म में लॉस हो जाती है, हीट के फॉर्म में। और उसका फॉर्म का ये जो हीट लॉस का जो फॉर्मूला है वो ये रहा आपका, है ना, 1/2 C1C2 अपॉन C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का स्क्वायर। ये कैसा है उसका डेरिवेशन भी आपने पूरा देखा हुआ है। उसके बाद हम लास्ट में पहुंचे थे डाइलेक्ट्रिक के बारे में डिस्कस किया था। डाइलेक्ट्रिक मतलब नॉर्मल आप देखो एयर में दो प्लेट के बीच में एयर हो तो आपका फॉर्मूला आया था ε0A/d, और उसके बदले हमने क्या किया था कि डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर किया था, तब आपका K टाइम्स आपका फॉर्मूला आ गया था वहां पर। इलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे डिफाइन किया जाता है K इज इक्वल टू C/C0, है ना। तो C इज इक्वल टू C0 इंटू K, मतलब आपका जो नया कैपेसिटेंस आता था डाइलेक्ट्रिक स्लैब एंटर करने पर वो K टाइम्स हो जाता है। इसका भी डेरिवेशन हमने सीखा था। वैसे ही पोटेंशियल जो होता है आपका V0/K हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो भी E0/K हो जाती है ना। ये सब पॉसिबिलिटी होती है। और चार्ज की वैल्यू सेम रहती है, वो भी आपको पता है। जब बैटरी नहीं होती है तब बैटरी होती है तो कुछ Q की वैल्यू C' इंटू V होती है या फिर CV होती है ना, ये वाला C, तो वो आपने न्यूमेरिकल में देखा हुआ है। उसके बाद हमने देखा कि पार्शियल फिल किया जाए तो क्या होगा, है ना। पूरे का पूरा D लेंथ का स्लैब नहीं रखते हम, पार्शियल T थिकनेस का अगर स्लैब रख दिया तो फॉर्मूला आया था C इज इक्वल टू ε0A डिवाइड बाई D माइनस T प्लस T/K, है ना। वैसे ही हमने अगर मान लो कि दो स्लैब रख दिया T1 और T2 के, तो फॉर्मूला आया था ε0A/D, यहाँ पर T के बदले T1 माइनस T2 दो बार हो गया, प्लस T/K के बदले T1/K1 प्लस T2/K2। ऐसे अगर n तक हम बढ़ सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा हो गया क्विक रिवीजन। तो आप फिर से पूरे वीडियो सारे देखकर एक बार नोट्स बना लीजिए, है ना। कोई भी डाउट हो तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं।